अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स एक ऐसा तबका है, जिनके बारे में कभी भी हम स्पॉटलाइट उनको नहीं लाते उनके अंडर। और होता ये है कि हम मिलिट्री डिक्टेटर्स को करते रहते हैं, पॉलिटिशियंस को हम कहते रहते हैं कि जिन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनका पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा ही नेगेटिव रोल रहा है। और वो क्यों रहा है उसका ज़रा तजिया करेंगे। एक तो ये है कि जो निज़ाम होता है, कोई भी निज़ाम जो है उसमें 4 जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर होती हैं। वो आपको सबको मालूम ही होगा कि एक तो है कि अवाम लोग क्या कहते हैं, पॉलिसी उनके लिए क्या होनी चाहिए, फिर प्लेटफ़ॉर्म या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के तहत होगी और इसके प्रोसेसेस क्या होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम हमेशा से इन चारों में फ़ेल हुए हैं। अब देखें कि अगर हम ज़रा थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाएँ, तो हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं कि ना कोई चेक्स हैं, ना कोई बैलेंसेस हैं, कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ी-सी आपको एक मिसाल देता हूँ मलेशिया की। यानी हमने क्या किया है और उन्होंने क्या किया है। मलेशिया की 1 हफ्ते की जो एक्सपोर्ट है, वो हमारे 1 साल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। अब ज़रा इमेजिन कर लें आप कि वहाँ पे लोगों ने क्या काम किया है और हमारे लोगों ने क्या काम किया है। उन्होंने एक और टारगेट अब सेट किया हुआ था 1-2 साल पहले कि लोगों को वो कह रहे थे कि जो लोग वॉक कर रहे होते हैं बाज़ार्स में, उनको ये नज़र नहीं आना चाहिए उनमें से किसी को कि ये किस इकोनॉमिक स्ट्रेटा में से आ रहे हैं, गरीब हैं, मिडल क्लास के हैं या बहुत अमीर हैं। यानी जिस तरह यूरोप में है या अमेरिका में है, अब वो उस लेवल पे पहुँच गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि एक अजीब-सा मामला है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। हम अथॉरिटी तो दे देते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ फ़ील नहीं की जाती। ना किसी को जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं। तमाम ऑफ़िसर जो हैं उनमें से अक्सर को मैंने देखा है कि वो क्लेरिकल जॉब्स जो क्लर्क कर सकता है वो कर रहे होते हैं। फिर प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइज़ेशन कहीं नहीं है, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो क्वांटिफाएबल हों, वो कहीं नहीं है। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है। ये आज से नहीं है, ये पाकिस्तान जब से बना है, उस वक़्त से शुरू हुई हुई है। 50s की मुझे एक याद है बात, 50s में एक ब्यूरोक्रेट थे, उनके बेटे की शादी, जो कि बाद में गवर्नर भी बने, उनके बेटे की शादी पे 6 मर्सिडीज़ें जो गाड़ियाँ थी, वो गिफ्ट हुई थी। आप अंदाज़ा लगाएँ उस ज़माने में। तो अब ये अजीब-सी सूरत-ए-हाल है, इसका ज़रा तज़िया करेंगे कि हुआ क्या है, कहाँ पे हमने डेविएट किया है, डाइग्रेस किया है और क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमने किया है। और इसका तज़िया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी। सलामकुम जी, सलामकुम। डॉक्टर साहब, आप तो खुद ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और आपने बड़े करीब से नहीं, ब्यूरोक्रेसी को टेक्नोक्रेट, देखा। टेक्नोक्रेट प्लीज, अच्छा, टेक्नोक्रेट, अच्छा, चलें ठीक है। टेक्नोक्रेट हाँ, प्लीज, आप डोंट टेक्नोक्रेट रहे हैं, डोंट डाउनग्रेड लेकिन मी। लेकिन हाँ, ये लेकिन थोड़ा-सा इसका इसका आपने फ़र्क भी ज़ाहिर करना है, हमें बताना है। ये जो जी जी ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जी। ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे जाके हमने गड़बड़ की है, कहाँ पे जाके फ़ेल हुई है और इसकी क्या रीज़न्स हैं? और इसमें मुझे याद है कि आपने एक आर्टिकल भी लिखा है, जिसमें आपने जस्टिस कॉर्नेलियस की रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया है। उसका भी ज़रा बताएँ कि ये मसाइल कहाँ से शुरू हुए और उसका हल क्या है? देखिए जी, पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस टेक्नोक्रेट्स, फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। ये जो जो ब्यूरोक्रेसी है, ये तकरीबन 50 साल पहले आउटडेटेड हो गई थी। अब जो है मैनेजमेंट, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, टेक्नोलॉजीज ठीक, इन्वॉल्व हैं। अब टेक्नोक्रेट्स जो हैं, वो रन करते हैं, वो मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। अब ठीक, टेक्नोक्रेट क्या होता है? टेक्नोक्रेट जो है वो शख्स होता है जो अपनी टेक्निकल नॉलेज भी रखता है फील्ड की, और उसको मैनेजमेंट नॉलेज भी होती है। सो द ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल नो हाउ मेक्स अ टेक्नोक्रेट। ये जो नो ऑल जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स थे, ये 50 साल पहले खत्म हो गए थे। देयर बीन, ये बिल्कुल इनको ऑब्सोलीट हो गए। सिस्टम ऑब्सोलीट, अब दैट्स राइट वर्ड, ऑब्सोलीट हो गए थे। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि हमने इनहेरिट की एक कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी, जी, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। बेशुमार डिस्क्रिशनरी पावर्स गोरे ने दी हुई थी, और वो डिस्क्रिशनरी पावर गोरा इस्तेमाल करता था गोरे के इंटरेस्ट के लिए, हाँ, मगर बाय एंड लार्ज लोकल इंटरेस्ट में वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं होती। तो हुँ, आम आदमी के लिए जो एक सिस्टम था, वो रिलेटिवली बेहतर था आम आदमी के लिए, हुँ, क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो मिसयूज नहीं होती थी। फिर पार्टीशन हो गया। पहले जो 10 साल थे, 47 से 58 तक, वो फिर भी एक पीरियड था जिसमें वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया था, जो समझते हाँ, थे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सर्व करना है लोगों को। अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब ये रियाया है हमारी, ये लोग जो हैं, ये हमारे हमारे बेनिफिशियरीज नहीं है, हमारे कस्टमर्स हाँ, हैं। एक ठीक, कस्टमर ओरिएंटेशन थी, लोग हेल्प करते थे, सर्व करते थे।
और सीनियर ऑफिसर जो हैं वो एक अकाउंटेबिलिटी रखते थे और वो आम आदमी को रिलीफ देते थे। जी जी। फिर दौर शुरू हुआ 58 से, जो मार्शल लॉ का दौर था 69 का, उसमें फिर वो जो एक प्रोसेस था एकोमोडेशन का, रिलीफ देने का, वो खत्म हो गया। ठीक, तो ये फिर कैपिटल शिफ्ट हो गया कराची से इस्लामाबाद, वो एक और डिजास्टर था। वो बिल्कुल ही एक जो रईस है, ये एक सिस्टम था, एक तरीका था पढ़े लिखे लोगों का, वो बिल्कुल ही वो बिल्कुल वॉश आउट हो गया। और तो बंगालियों को ये भी उसने बड़ा तंग किया इस चीज ने। किसको जी? बंगालियों को। हाँ हाँ, बंगाली भी बड़े परेशान थे, बिकॉज बंगाली फिर भी कराची आ जाते थे, वो हाँ समुंदर का बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल था। बिल्कुल। और वैसे भी कराची वाज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, हर किस्म के वहाँ लोग हाँ आबाद थे। तो वो एक स्पिरिट थी। अभी भी कराची अगर ना हो तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। बिल्कुल। कराची इज द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान। और हाँ उसमें जो डायनामिज्म है और जो लोग किस तरह काम करते हैं, बदमाशी कम है। सी, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पंजाब में खास तौर पे, और मैं ये बार बार प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, यहाँ एक कल्चर है बदमाशी का। ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम हमने गुलामी और वो करके यहाँ एक बदमाशी का कल्चर है। और वो हमारी जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है खास तौर पे, दैट इज द वर्स्ट इन पाकिस्तान। और ये बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और सूबों की ब्यूरोक्रेसी से भी रहा है। तो वो ठीक। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो वो सबसे नास्टी है फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। और बेस्ट जो मैंने इंटरेक्शन किया है, आजाद कश्मीर में ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है, खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है, सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब कम्स द लास्ट। तो ये हमारे यहाँ, और जब भी अटेम्प्ट किया गया है ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करने का, इन्होंने उसको रेजिस्ट किया है। जैसे कॉर्नेलिस का आपने जिक्र किया, जस्टिस कॉर्नेलिस जो थे वो बड़े यूनिक इंडिविजुअल थे, क्योंकि वो सिविल सर्विस से उन्होंने आगाज किया था अपने करियर का, और फिर वो लीगल उसमें कैडर में चले गए, और फिर वो जज भी बने, चीफ जस्टिस भी बने। तो और फिर कॉर्नेलिस, एक कमरे में फ्लैटिस में रहते रहते उन्होंने जान बिल्कुल ली। जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली ही डाइड देयर। और उनका वो बक्सा जो है, उनकी सारी वर्ल्डली बिलोंगिंग को जस्टिस जवाद ख्वाजा इकट्ठी करके लाए, तो एक सूटकेस था इतना बड़ा ऑरेंज कलर का, और 2 सपास नामों की तस्वीरें थी, दैट्स ऑल। क्या बात ये उनकी कुल बिलोंगिंग ये थी। और वो उनके फर्म जो थी उसमें उन्होंने अभी भी रखा हुआ है, वो जस्टिस कॉर्नेलिस है। ने एक फर्म बनाई थी, लॉ फर्म, उसमें वो अभी भी वो मौजूद है। उनको प्लॉट दिया गया 4 कनाल का इस्लामाबाद में, अयूब खान साहब ने, जो जमाने में रिश्वत दी जाती थी। तो उन्होंने थैंक यू करके नोट लिखा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल वेयर आई एम स्टेइंग, थैंक यू वेरी मच, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, ना मैंने मांगा था, तो ये मैं आपको वापस भेज रहा हूं। ये वो लोग थे। अच्छा, लुक फिर एट वो द उन्होंने, कैरेक्टर, दैट वाज द एब्सोल्यूट, कैरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर 60s में एक कमीशन बना, जो कर्नलियस कमीशन जिसको कहा गया, फॉर रिफॉर्म्स इन ब्यूरोक्रेसी। बिकॉज वो चाहते थे कि जो अनलिमिटेड पावर्स, कॉलोनियल पावर्स जो अनलिमिटेड दी हुई हैं ब्यूरोक्रेसी को, ऐसे जो बादशाह अपने एरिया का, वो उसको पूछ नहीं सकता, उसको कंटेन किया जाए, पावर को रैशनलाइज किया जाए। और ये वाईएमसी हॉल उस जमाने में लाहौर में कम हॉल होते थे, उस जमाने में चंद हॉल थे। वाईएमसी हॉल बड़ा इंपॉर्टेंट हॉल था माल रोड के ऊपर, भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी भी वहीं अनाउंस की थी, अपनी मेजर इवेंट्स वहां होते थे। तो वो वाईएमसी हॉल के अंदर ये बकायदा कमीशन बैठा, जिसके 2 ब्यूरोक्रेट सीनियर भी मेंबर थे, कॉर्नेलियस साहब थे, 1-2 लोग और थे। और वो पब्लिक हियरिंग करते थे, लोग आते थे, अपनी इनपुट देते थे। और वो फिर कॉर्नेलियस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट फॉर्मुलेट की, और वो उन्होंने सबमिट करनी थी टू द प्राइम मिनिस्टर। मगर बिफोर, या और द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, बिफोर ही कुड सबमिट द रिपोर्ट, जो ब्यूरोक्रेट मेंबर्स थे उस कमीशन के, उन्होंने वो लीक आउट कर दी लीक कर इंफॉर्मेशन, दी। उसमें एक रेजिस्टेंस बिल्ड कर दी कि वो इंप्लीमेंट ना हो, क्योंकि इट वाज टेकिंग अवे सम ऑफ देयर पावर्स। तो वो एज ए रिजल्ट, वो जनाब साहब, वो जो है वो रिपोर्ट शेल वो आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ वो बड़ा गुड स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने रिफॉर्म्स लानी है ब्यूरोक्रेसी में, तो वो एक बड़ा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। फिर जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, वो एक और पीरियड था जब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कंटेन करने की कोशिश की, बिकॉज वो डिलीवर करना चाहते थे रिलीफ टू द पब्लिक, इलेक्टेड लोग थे। तो वो फिर 72 का जो आइन बना, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक क्लॉज था 216, जिसमें उन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाए, ठीक, और वो अदालतें होंगी जो विद इन दी एग्जेक्टिव होंगी, जो वहीं एग्जेक्टिव रिलीव आपको देंगे, ठीक। और अगर आपको शिकायत होगी, आप वहां जाके एप्लीकेशन देंगे, वो अदालत लगाएंगे, फाइलें मंगाएंगे, और वहीं फैसला करेंगे। वो पास हो गया 72 का कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जब 72 का कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट हुआ, तो उन्होंने उसको थोड़ा एक टोन और डाउन कर दी, क्लॉज। टैक्सेशन वगैरह निकाल दी उसमें से, फिर आर्टिकल 212 उसमें डाल दिया, जिसमें बाकी चीजें थी, टैक्सेशन को निकाल दिया, और इसको टोन डाउन कर दिया। इसको थोड़ा टोन डाउन किया।
अच्छा, ये जब ये भी पास हो गया, अब ये इम्प्लीमेंट होना था। अनफॉर्चुनेटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले वो 77 के बाद वो मार्शल लॉ लग गया और सब कुछ हुआ। माशाल्लाह वगैरह। 79 में उन्होंने इसको भी निकाल दिया और उसकी जगह एक ओम्बड्समैन का दफ्तर बना दिया। और ओम्बड्समैन को और वो ओम्बड्समैन के दफ्तर में काम वही ब्यूरोक्रेट करते हैं। नेचुरली अब उनकी लिंकेजेस, उनकी उनकी सिंपैथी आर विद फेलो ब्यूरोक्रेट्स, तो वो भी रिलीफ नहीं देता, ओम्बड्समैन भी रिलीफ नहीं देता। अच्छा, दूसरा ये कि ओम्बड्समैन भी रिलाई करता है ऑन इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, उसकी डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है। फिर इन्होंने 2017 में बड़ा सिग्निफिकेंट काम हुआ और वो बहुत अच्छा काम हुआ 18th अमेंडमेंट के बाद, कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया। इंफॉर्मेशन कमीशन से ये फायदा हुआ है कि एटलीस्ट अब पब्लिक को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, वो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जी आपने फैसला किस बेसिस पे किया, क्या कानून लगा था, क्या प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था। तो उससे फिर थोड़ा ये फर्क जो है ये पढ़ना शुरू हुआ है, डेंट पढ़ना शुरू हुआ है, मगर वो भी बहुत मुश्किल से इंफॉर्मेशन देते हैं। वो कोशिश करते हैं कवर अप करने की, देते नहीं इंफॉर्मेशन। और वो क्योंकि देखे ना, इंफॉर्मेशन ही असल चीज है, क्योंकि इनके पास फाइल्स हैं, पेपर वर्क है, ये फाइलें बनाते हैं, ये केसेस बनाते हैं, ये समरीज बनाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने शुरू में मुझे बल्कि टोका और आपने कहा कि मुझे आप ब्यूरोक्रेट ना कहें, टेक्नोक्रेट कहें, तो ये जो आज हम ब्यूरोक्रेट्स देख रहे हैं, ये टेक्नोक्रेट बिल्कुल नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है टेक्नोक्रेट्स। बिल्कुल जी, जीरो जीरो। मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन फिर आप ये जो कह रहे थे कि ऑब्सोलीट हो गया है, तो ऑब्सोलीट तो ना हुआ ना, तो सिस्टम तो चल रहा है। नहीं, सारी दुनिया में ऑब्सोलीट होगी, हम तो हमारा भी हम तो ऑब्सोलीट है ना। कुछ क्या चल रहा है मुझे बताएं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? मैं तो ये सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज वर्किंग। देखे ना, आप एक गटर तक तो चलते नहीं है, तो चल क्या रहा है? तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर ना कैपेसिटी है, ना विल है, ना उनकी इंटेंशन है। दैट्स राइट। और ना उनको कोई देयर इज नो चेक आल्सो कि कोई आके उनसे पूछे। हाँ, वो तो मैंने कहा ना कि केपीआईज का तो मैंने शुरू में बात की कि कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। देखिए जी, एक चीज मुझे जरा बताएं डॉक्टर साहब, आपने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हेड की हुई है। मैंने अक्सर देखा है, मेरी जिंदगी के भी काफी साल इनको साथ इंटरेक्ट करते हुए गुजर गए हैं। एक तो ये जो कल्चर होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर किसी जगह पे जाना पड़ जाए, कोई जुडिशरी का मामला है या किसी और गवर्नमेंट ऑफिस का मामला है, यानी 7:55 AM के ऊपर वो सब लोग अपने दफातर के अंदर मौजूद होते हैं। यानी वो इसका मतलब होता है कि वो 7:30 बजे तक अपने ऑफिस में पहुंचे हुए थे कि उन्होंने 7:55 पे ऑफिस खोल दिया। हमारे यहाँ वहां पे 11-12 बजे तक बाबू साहब जो हैं वो आते ही नहीं है, और अगर आते हैं तो फिर आके फिर सबसे पहले तो चाय वाय चलती है, फिर वो बादशाह सलामत का बहुत वहाँ पे प्रोटोकॉल होता है, लोग आते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, जनाब क्या हाल चाल है आपके। तो फिर 3 बजे या 2:30 बजे बेगम साहबा की कॉल आ जाती है और वो घर चले जाते। नहीं, उससे भी पहले नमाज की ब्रेक हो जाती है। उससे पहले नमाज की ब्रेक होती है। वो 12:30 बजे वजू शुरू हो जाते हैं, 12:30 बजे वजू शुरू हो जाते हैं, ठीक। और फिर वजू के बाद नमाज और खाना, और फिर लॉट ऑफ पीपल डोंट शो अप। ये वैसे मंजर मैंने पीटीवी में भी देखा हुआ है कि ये जो नमाज वाला मंजर, तो ये बेसिकली जो जो प्रोडक्टिव काम है वो 11 से और 12 और 12:30 के दरमियान होता है, बस दैट्स ऑल। तो मैं भी जब था साइंस फाउंडेशन, तो मैं पहुंचता था कोई 7:45 बजे, तो बिल्डिंग साफ हो रही होती थी। तो पहले तो चीज मैंने ये कहा, मैंने कहा सारी दुनिया में बिल्डिंग तैयार की जाती है ऑफिस आवर से पहले। आपने हमारे मुंह पे मिट्टियां नहीं उड़ानी, हम यहाँ काम करने आए, मिट्टी खाने नहीं आए। तो पहले तो चीज ये हुई कि जी आपकी बिल्डिंग साफ होनी चाहिए 15 मिनट्स बिफोर द ऑफिस टाइम। एक तो चीज ये हुई। फिर मैंने देखा, बिल्कुल एब्सोल्युटली, फिर मैंने ये देखा, मैंने कहा यहाँ तो कोई कल्चर ही नहीं टाइम पे आने का। फिर मैंने इंसिस्ट किया कि जी हम एक डेली ऑपरेशन रिव्यू मीटिंग क्या करेंगे 8 बजे। तो जो मेरा स्टाफ है वो मेरे साथ मीटिंग करेगा कि आज हमने क्या करना है, क्या प्लान है आज। उन्होंने रिक्वेस्ट किया जी 8 बजे ना करें, 8:15 कर दें, बड़ी नवाजिश होगी। तो मैंने कहा ऑलराइट, चले शुरू तो करें। तो मैंने फिर 8:15 बजे मैं अपने स्टाफ से मीट करता था, तो सब बकायदा उसकी हाजिरी लगती थी, उसमें चीजें डिस्कस होती थी, 10-15 मिनट की मीटिंग, शॉर्ट मीटिंग, ऑपरेशन रिव्यू। फिर मैंने अपने स्टाफ को कहा अपने स्टाफ से मीटिंग करें। सो बाय 9 AM एवरीबॉडी हैड टू बी इन अ मीटिंग। उसकी वजह से ये हुआ कि कम से कम 9 बजे तक सब लोग अपने दफ्तर में आ जाते थे। तो मैंने वो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक जिक्र मैं करता हूं, वो प्राइम मिनिस्टर जमाली साहब का जो जिक्र है वो भी जरा बताएं ना कि वो क्या हुआ। जी जी, तो मैं जमाली साहब का भी करता हूँ कि एक दिन उन्होंने, ये ब्रिगेडियर इमरान मलिक है,
ये वो उनके उस वक्त स्टाफ ऑफिसर थे। जी जी, हमारे तो वो कहते हैं प्रोग्राम्स जिनके साथ होते हैं ब्रिगेडियर साहब वही हाँ हाँ, होते बड़े अच्छे हैं वो। 49 पीएम में के हैं, मैं भी उसमें हैं। सिलेक्ट हुआ था, तो आई नो हिम, मेरी उनसे अच्छा। मुलाकात है। लाहौर ही के हाँ। रहने वाले हैं। अच्छा, तो उन्होंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताया कि वो जब प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन कहा जी मैंने वक्त पर दफ्तर जाना, तो कहता खलबली मच गई। हम्म। तो कहता कि मैंने पहले तो गाड़ी देखी, तो गाड़ी नहीं, ड्राइवर नहीं, कोई भी नहीं। पीएम हाउस में कोई नहीं। अब ये दो है, पीएम हाउस रहते अलग है, प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटेरिएट काम अलग करते हैं। हाँ हाँ। कहता पीएम हाउस में कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। कहता फिर बड़ी मुश्किलों से मैंने वो जो स्टाफ वो था, सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसकी सुजुकी बोरो की, प्राइम मिनिस्टर को उसमें बिठाया और मैं खुद ड्राइव करके हम पीएम सेक्रेटेरिएट चले गए, तो उसके दरवाजे बंद ओ और माय नाइट गॉड। ड्यूटी का स्टाफ अभी था, दिन की ड्यूटी का स्टाफ ही नहीं आया था। कहता बड़ी मुश्किलों से दरवाजे खुले, हम अंदर गए, बिल्डिंग सारी खाली। ओहो। ठीक। कहता मैं जब जब दफ्तर तक पहुंचे, तो जब अब पता चला कि जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच गए हैं आज टाइम के ऊपर, तो ये इनकलाब आ गया है। तो फिर देन ओहो। लोगों ने दे स्टार्टेड कॉलिंग इन सिक, फोन आने शुरू हो गए, जी मतलब बीमार हूँ जी, मुझे खांसी हो गई हाँ है, जनाजे पे जाना है, मेरा फलाना बंदा मर गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट हैंड ये चीज ऑब्जर्व की कि मेरे दफ्तर में क्या हाल 10 है। बजे 11 बजे पहले कोई नहीं आता। तो हाँ, ये ये तो क्या ग्राउंड ना, रियलिटी है। ये और ये किसी स्टार्टिंग है। किसी जिंदा कौम का ये मिजाज हो सकता है? मुझे आप जरा खुद बताएं। बिल्कुल नहीं जी, ये तो है ही नहीं। देखो ना, हम कौम तो जिंदा है बेचारी, कौम तो जिंदा, कौम जिंदा ना हो तो यहाँ कुछ चले ही ना। ये तो शुक्र है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर चलता है, जो जिंदा कौम है ना, वो इनफॉर्मल हाँ सेक्टर चलाती है। अगर ये जिस दिन ये इंस्पेक्टर और ये पहुंच जाते हैं, वो बिजनेस बंद हो जाता है। ठीक है ना, इनकी जो हाँ बदमाशी होती है, वो बदमाशी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो कौम जिंदा है बेचारी, वो अपनी तगो दौ, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश से जिंदा है। कम से कम हाँ रोटी मिल रही है, लोग खा पी रहे हैं, डिस्पाइट दिस काइंड ऑफ सेटबैक एंड ड्रॉबैक्स। तो ये हाँ। बड़ा जरूरी है, इसको ब्यूरोक्रेसी को फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन इनका कैसे चेक एंड किया बैलेंस जाएगा? हो। ये देखें ना, क्वेश्चन जो है, मिलियन डॉलर जी, क्वेश्चन ये है कि कैसे। मुझे वो मैंने जॉन तो पर्किंस की जो बुक है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान भी बड़ा कोट करते थे, बल्कि महातिर मोहम्मद साहब ने उनको कहा था कि ये बुक पढ़ें आप, वो कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। कम हिटमैन, उसमें जी वो जी उसमें वो कहता है ना कि हम जिस मुल्क में जाते हैं, जिस पे हमने काबू करना होता है जिनको, तो हम सबसे पहले वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को काबू करते हैं जी और फिर वहाँ पे बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मंसूबे हैं वो लगाते हैं ताकि जी बड़े-बड़े कमीशंस उनको मिलें, और फिर जब वो पे जी बैक नहीं कर पाते तो फिर हम हमारा वक़्त आ जाता है, फिर हम जाके वहाँ पे जो जी। चाहते हैं उल्टा देते हैं, जो चाहते हैं लोगों को ले आते हैं। तो फिर सबसे बड़ा टूल तो उन लोगों के लिए ये ब्यूरोक्रेट साबित होते हैं ना जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो स्टेटस को उनको सूट करता है ना, स्टेटस को। हाँ, सी, हाँ। दैट इज व्हाई दे। अच्छा, और आईएमएफ ने भी अब कह दी है, द फनी थिंग इज दिस, अब आईएमएफ लेकिन की भी कमाल रिपोर्ट आ कर गई। दिया है। हाँ, हाँ, यानी वो शार्क, इंटरनेशनल शार्क से स्पोकन कि जी ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है ये काम नहीं कर रही, और आपका रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत काम नहीं कर रहा, और वो रुकावटें क्रिएट करता है। इवन अब आईएमएफ, वो बुद्ध कहे हमें काफर, अल्लाह की मर्जी है, ये वही हाँ, हुआ है। आईएमएफ भी तंग आ गया है कि भाई ये तो बिल्कुल ही कंट्रोल और हाथ से निकल गया मामला। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, मैं काफी कोट करता हूँ। ये जो कर्जे लेना और आईएमएफ को लाना, हाँ। ये सारा बिल्कुल जिस इकोनॉमिक हिट में, अब वो भी कह रहे हैं कि ये आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, ये ब्यूरोक्रेसी जो है डिलीवर नहीं तो कर अब आप ज़रा तजवीज़ करें, मुझे बताएँ कि आपने जी कहा कि सफ़र ये है कि ब्यूरोक्रेट से टेक्नोक्रेट का जो जी। सफ़र है, टेक्निकल वो मिनिस्ट्री जी, कई वो दफा कैसे जो किया हुआ जाए? ये। मुझे मुझे जी। एक चीज़ बताएँ, सिर्फ़ ऑफ द कफ, हम्म ये जो हमारी सीएसएस अकेडमीज़ हैं और दूसरी जी। अकेडमीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेजेस हैं, फलाना-ढिमकाना, मुझे ये बताएँ कि अगर इनको बंद कर दी जाए तो क्या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बंद हो जाएगा? नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक और जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ग्रेड 21 और 22 की प्रमोशन प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जी। और वो भुट्टो साहब खुद किया करते थे। वो रिव्यू करते थे और वो फिर किया करते थे। उसके बाद ये हुआ है कि वो भी अब डोमिनेशन शुरू हो गई है, एक फलाने कोर्स का, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो अपने हाँ, हाँ, कोर्समेट्स हाँ, को प्रमोट करता है। मैंने ये सजेस्ट किया है कि जो ग्रेड 21 और 22 की प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा इसकी कोई बेसिस होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। हुँ, मैंने ये प्रपोज ये किया था, और इशरत हुसैन साहब से भी मेरी मुलाकात रही थी इसके ऊपर। मैंने ये प्रपोज किया था ग्रेड और 21-22 की जो प्रमोशंस हैं, ये थ्रू ओपन मेरिट एडवर्टाइजमेंट हो। हुँ, कोई टेक्नो जॉब डिस्क्रिप्शन आप लिखें हर ग्रेड 21 और 22 की पोजीशन के लिए। आप अखबार में पब्लिक सर्विस कमीशन इश्तिहार दे, उसमें हाँ, इन हाउस यानी ब्यूरोक्रेट्स भी अप्लाई करें, टेक्नोक्रेट्स भी अप्लाई करें, और जो एबलेस्ट हैं उनके 3 नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजे जाएं, और प्राइम हुँ, मिनिस्टर उनमें से एक को सिलेक्ट करें।
तो उससे ये होगा कि आपकी इंडक्शन शुरू हो जाएगी ऑफ टेक्निकल पीपल। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, आईटी है, इसमें बेशुमार लोग हैं सारी दुनिया में। हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, रेलवेज है, कम्युनिकेशन है। कई दफा रेजोल्यूशन पास हुए कि जी इनके सेक्टरीज टू स्टार्ट विद हैव टू बी टेक्निकल पीपल बिकॉज ये टेक्निकल मिनिस्ट्री, वो भी नहीं होने देते। अब मैं जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, मिनिस्ट्री के अंडर हम आते थे, तो जो सेक्रेटरी साहब थे वो मुझे कहते थे, डॉक्टर साहब आप हमेशा इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक, आप उसकी रिसर्च की बात नहीं करते। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं, ये आपके मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है? व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व? उनको पता नहीं था इस बात का। मैं कहा जी इसलिए कहा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज हमने साइंस को अप्लाई करके टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करने, चीजें प्रोड्यूस करनी है। दिस इज द जॉब ऑफ दिस मिनिस्ट्री। अब जरा मुझे बताएं ना कि टेक्नोक्रेट इनको कैसे बनाया जा सकता है, या ये देखें जी, हमें नए लोग चाहिए? हाँ जी, वो एक तो ग्रेड और 21 और भुट्टो साहब के जमाने में डायरेक्ट लेटर एंट्रीज हुई थी ग्रेड 21 और 22 में। पहले तो चीज मैंने इस तरह बताया, ग्रेड 21 और 22 में आप ओपन करें, मेरिट ओपन करें, और आप टेक्नोक्रेट्स को इनकरेज करें कि वो ग्रेड, जिस तरह मैं भी ग्रेड 22 में गया था एज चेयरमैन साइंस फाउंडेशन, कि लोग आए, टेक्नोक्रेट्स आए और ग्रेड 21 और 22 की पोजीशंस में compete करें और आए। ठीक, उससे ये होगा कि नेचुरली जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज में उनके एडवांटेज होगा ओवर दो जो एमए इंग्लिश हैं या एमए हिस्ट्री वाले, जो उन पे उनको एडवांटेज होगा और वो उसमें आ जाएंगे उसके अंदर फील्ड। नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि जो आपका वो आर्टिकल 212 है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने प्रेसिडेंट साहब को भी ये सजेस्ट किया था, मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, इसको रिस्टोर किया जाए। ये डिक्टेटर ने इसको निकाला ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे और ओम्बड्समैन का ऑफिस क्रिएट किया इंस्टेड ऑफ एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। लेकिन वो तो टोन डाउन वर्जन है उसका, तो सही वाला टोन डाउन वर्जन भी वो ठीक है, उसमें सिर्फ टैक्सेशन निकाली हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी उसमें मौजूद है 212 में, तो उसको रिस्टोर किया जाए। देखे ना, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, ईश्वर साहब ने ये प्रपोज किया था, मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई और वो काफी 2-3 साल हो रहे, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि आप टेक्नोक्रेट्स को इंडक्ट करना शुरू कर दें और फिर वो आस्ता आस्ता ऊपर आ जाएंगे और टेक्निकल मिनिस्ट्री को संभाल लेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी जब ऊपर उनके वो लोग होंगे जो नॉन परफॉर्मर, उनको तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बेचारों का, वो क्या करेंगे? हाँ, वो तो उनको ऊपर नहीं आने देंगे या उनको 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 रन अराउंड देंगे। ठीक, तो वो, तो दिस इज व्हाट हैपेंड। तो वो भी मैं समझता हूँ कि ग्रेड और 21-22 में इंडक्शन होनी चाहिए थ्रू ओपन मेरिट, सी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें, आपका 212 जो है वो अकाउंटेबिलिटी का वो रिस्टोर हो, इंफॉर्मेशन कमीशन जो है। डॉक्टर साहब देखें, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, वो ये है कि जो पैराडाइम है ना, हमारा पैराडाइम गलत है। जो हमारा पैराडाइम है ना, वो सर्विस ओरिएंटेड है ही नहीं। वो अभी तक कॉलोनियल जो पास्ट है वो हमारे जहन में पड़ा हुआ है। और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे वो सीएसएस एकेडमी में जाते हैं, वो समझते हैं कि वी आर द मास्टर्स। बिल्कुल सही। अब वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि सर्विस ओरिएंटेड ऑफिसर्स होना, वो तो है ही नहीं। एक मेरे साथ सारी जिंदगी रहे हैं हम लोग, हम देखते रहे हैं अपने दोस्तों को, यानी वो पहले कुछ और होते थे, जैसे ही वो सीएसएस करके उधर गए हैं, उनके दिमाग ही बदल गए और फिर उनकी प्रायोरिटीज ये बन गई हैं। मुझे कोई ब्यूरोक्रेट बड़ा वाला बता दें जिसके बच्चे बाहर ना पढ़ रहे हो, जिसके यहाँ पे प्लॉटों के प्लॉट ना हो, ठीक है जी। अभी पिछले दिनों में एक रिपोर्ट में देख रहा था कि कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटीज हैं। अब मुझे आप जरा सिर्फ एक बताएं तो उनकी लॉयल्टी क्या होगी? नहीं ठीक है, आई एग्री विद यू, उनकी बिल्कुल ये मैं आपसे एग्री करता हूं, मगर सारे नहीं है। मैं अभी भी समझता हूं कि उनमें देखें, उनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। टोटल जरा थोड़ी सी आप राय दे रहे हैं उनको, होंगे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर डॉक्टर साहब, लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं कि जनरल जो कार्डर है उसमें आप देखें, मुझे बता दें, अगर 90% से ज्यादा लोग जो हैं, मुझे आप बताएं, जो खासतौर पे 21-22 के हैं, जिनके बच्चे या जिनके स्टेक्स बाहर ना हो। जी नहीं सही है, आई एग्री विद यू। पहले तो चीजें किसी ने बड़ा सा सजेस्ट किया था कि जो सरकारी मुलाजिम है, जो जिसको सरकार पे करती है तनख्वाह, उनको इजाजत ही ना हो कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, उससे आपके स्कूल, पब्लिक स्कूल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा ये था कि वो सरकारी अस्पतालों के अलावा इलाज ना करा सके, सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। देखो ना, इस किस्म की आपने रिस्ट्रिक्शन, और आपकी बिल्कुल बात ये ठीक है कि ये, और आपने मलेशिया का भी जिक्र किया, मलेशिया में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, उन्होंने मलेशिया में सारा जो उनकी गवर्नमेंट है उसको ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कर दी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपका कस्टमर कौन है। दैट्स व्हाट ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज, कि कस्टमर कौन है आपका, आपने कस्टमर को सर्व करना है। तो मैंने भी फिर जब मैं साइंस फाउंडेशन में था, हमने उसकी ISO 9000 सर्टिफिकेशन करवाई
और फिर हमने और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा जी हम आपकी कर देंगे कि हमारे पास टीम तैयार है, हम आपकी भी कर देंगे। तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत लिखा, मैंने कहा जी हम लाहौर हाई कोर्ट की ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कर देते हैं। मलेशिया में पूरी गवर्नमेंट की हुई हुई सर्टिफिकेशन, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, रिटर्न है। तो लाहौर हाई कोर्ट में उनका रजिस्ट्रार का मुझे खत आया कि जी क्या होती है ISO 9000। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी इसमें कस्टमर ओरिएंटेशन डेवलप की जाती है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया लाहौर हाई कोर्ट का कोई कस्टमर नहीं है। उनका जवाब है वो खत है। तो फिर मैंने उनसे कहा जी ये अगर कस्टमर तो लाहौर हाई कोर्ट को बंद कर दें, मतलब गाजर मूलियां बेचते हैं, व्हाट डू यू डू, योर लिटिगेंट्स आर योर कस्टमर्स। तो ये आपने बिल्कुल बात ठीक है कि यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ अभी भी स्टेट समझती है कि पब्लिक हमारी बेनिफिशियरी है, हम इन पे एहसान कर रहे हैं, हाँ हम इन पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जी क्या ये माफिया नहीं बन गई हुई है? पूरे का पूरा एक माफिया, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, माफिया विद इन माफिया है, यानी एक तो इनका अपना माफिया, फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक अपना माफिया है। हमारे साइंस फाउंडेशन में भी था जब मैं गया, तो मैंने फिर उनको आई क्रश्ड देम। देखा ना पॉइंट, ये आपको अथॉरिटी है, आपके पास पावर है। अब आपको अगर आपने अथॉरिटी पावर दी है तो आपने काम पे फोकस करना है, आपने माफिया से डर के काम नहीं करना। सी तो इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान को लेट डाउन करने वाले सबसे बड़े मेरा ख्याल है ये तबका है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी की है, पाकिस्तान को लेट डाउन भी किया है। और देखें, मैं अक्सर कई दफा देखता हूँ कि एक फॉर एग्जांपल एक ब्यूरोक्रेट है जो CSS करके आया हुआ है, जो डॉक्टर था, और उसको अचानक ये ख्याल आया कि मैंने अब CSS करना है। भाई तुम डॉक्टर हो, तुम्हें क्या जरूरत है? ठीक है, अच्छा चलो आ गए, तो फिर आके तो फिर मतलब आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि आप लर्न कर सकें ना। तो ये इनके कोई कोर्सेज वगैरह सच होते हैं जहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड किस्म के कोर्सेज हो। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है वो फेडरल सेक्रेटरी फॉर एग्रीकल्चर बन गया, अब उसको एग्रीकल्चर का क्या पता हो? जी ठीक बात, बिल्कुल ठीक, आई एग्री जी। फिर भी आप एटलीस्ट उस जो प्रोफेशनल डिग्री वाला फिर भी बेहतर होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, जो MA हिस्ट्री, MA इंग्लिश, MA इस्लामियात वो करके आते हैं, वो तो उनकी वो एक और थिंकिंग ही डिफरेंट होती है। कुछ नहीं फिर हाँ, आपने जो प्रोफेशनल डिग्री, वो 5 साल का जो एक डॉक्टर का डिग्री लेके आता है, ये इंजीनियरिंग करके आता है 4 साल की, वो फिर भी उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज, अब तो खैर हमारा BA भी 4 साल का हो गया, उसे FPSC के बारे में आपका क्या ख्याल है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जी रिलेटिवली बेहतर है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू लोग गुजर के वो सिलेक्ट होते हैं। उसमें करप्शन तो ये बड़ा जरूरी। करप्शन तो जी अब देखो वो तो है, मगर फिर भी जब एक सिस्टम से आप आते हैं तो करप्शन कुछ कंटेन हो जाती है, डिस्क्रिशन कम हो जाती है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और फिर आप इंफॉर्मेशन कमीशन भी, जिस तरह मैंने बताया, वो आपको मेरिट लिस्ट मांगता है, वो कहते हैं जी मेरिट लिस्ट भेजें, आप बताएं कि किस जिसका सिलेक्ट किया उसमें और मेरे क्वालिफिकेशन में क्या फर्क था। अब डिपार्टमेंट्स आर बीइंग मेड अकाउंटेबल बिकॉज ऑफ दिस। मेरिट लिस्ट नहीं बनाते, बगैर मेरिट लिस्ट के सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो ना। तो ये सब चीजें जो आप उनको जवाबदेही जो है, ये इसका प्रोसेस शुरू है। मगर मैं अभी भी समझता हूं कि जब तक हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो जब तक पेपर वर्क, फाइल वर्क, जिस तरह 70 में भुट्टो साहब के जमाने में था, उनका तो इनसे भी बुरा हाल है डॉक्टर साहब। अब क्या कह रहे हैं कि पेपर वर्क, उनको तो बेचारों को 2 लाइनें नहीं लिखनी आती। बिल्कुल, तो इसी वजह से इससे भी डिक्लाइन हुआ। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं एक दफा, मुझे उन्होंने गलती से सर्विस एकेडमी में यहाँ बुला लिया वॉल्टन पे, तो मैं गया, तो उनके जो डायरेक्टर जनरल थे मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब आप इस माशरे में और भी बुरे लोग हैं, आप हमारे खिलाफ क्यों इतना लिखते हैं? मैं जी, मैं स्टूडेंट हूं मैनेजमेंट का, जिसके पास कलम है और जिसके पास फाइल है, 95% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, क्योंकि वो हर चीज का टोन वही सेट करता है। सी, और आप वो प्रॉपरली टोन सेट नहीं करते, कहते नहीं जी हमें प्रेशराइज करते हैं, ब्यूरोक्रेट प्रेशराइज करते हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास अगर पावर है, आप समझते हैं आपको ब्लैकमेल किए, तो अपनी पावर दे दें ना, एक्सरसाइज करें वो। हाँ बिल्कुल सही बात, रिफॉर्म करें, उसको रिफॉर्म कर दें। अब हो ये रहा है, इस पे हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन डॉक्टर साहब, टाइम जो ओवर कम है। जी जी, तो जो डिस्कशनरी, हाँ, जो डिस्कशनरी पावर थी ना गोरे की, अब वो ये मिलके, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मिलके मिसयूज करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज द बॉटम लाइन। और इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान को फेल किया है, और इसमें मेन कल्प्रिट जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो कि डायनासोर्स बन चुकी भी है, डायनासोर्स बन चुके हैं ये। और खासतौर पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, खासतौर पर पंजाब की, क्योंकि जो दूसरी है ना, KPK है या आजाद कश्मीर है, वहां एक ओपन कल्चर है, वहां दरवाजा खोल के आप अंदर जा सकते हैं, तो अंदर भी नहीं जाने देते।
सी सही बात। जीआर के गेट बंद किए हुए, दरवाजे बंद किए हुए। इस पे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त फिर भी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह थैंक यू करे जी। कि पाकिस्तान इस तरह की जो जोंकें लगी हुई हैं उससे इंशाल्लाह, बच सके और आगे बढ़ सके। बहुत बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी चलो, मच। वी हैव टू कीप ट्राइंग। बिल्कुल, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू।